तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि पहले इस बात को समझो कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, लाइक क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन देखें अगर आप, तो लिखा हुआ है व्हाट वर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। दो चीजें बोल रहा है वो कि कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस बताएं जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उसके क्या कॉजेस थे और उसके साथ साथ फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। अब अगर आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है तो सिलेबस में देखें एक चीज लिखी हुई फोकस पॉइंट्स। हमने जो फोकस पॉइंट करना है हमने बताना है कि हाउ फार वाज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। औरंगजेब किस हद तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किस हद तक मुगल वीकनेसेस इसके अंदर शामिल है जो 1707 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और व्हाट रोल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी का इसमें क्या रोल था, और हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश एक्सपेंशन इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें फिर कंटेंट को स्पेसिफाइड भी करना होगा, मतलब पूरा जो ना हमने इसको करिकुलम के हिसाब से लेके चलना होगा, ठीक है। अब देखें पहली चीज आप समझ लें कि जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है वो एकदम से अच्छा, नहीं हुआ मुझे ना। आपकी स्क्रीन, मतलब वो डॉक्यूमेंट वाली स्क्रीन आ रही है, वो नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, वो रहने दें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो डिक्लाइन है ना, पहली चीज ये है कि आप इसमें ये चीज बताओगे कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, ठीक है, मतलब कोई ये ना कहे कि डिक्लाइन एकदम से आ गया। और एक जी चीज ध्यान में रखिएगा, जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना उसके पीछे बहुत सारी कॉजेस होती हैं जो बहुत अरसे से चल रही होती है, ठीक है। जी सबसे पहली चीज तो आपने ये क्लियर करनी है कि जी दिस डिक्लाइन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और तकरीबन कितना ग्रेजुअल था ये, 150 ईयर्स, जी 150 ईयर्स तक ये चलता रहा। 150 ईयर्स बहुत होते हैं, मतलब 1.5 सेंचुरी, ठीक है, जी इस प्रोसेस को, इस पूरे डिक्लाइन को होने में लगे, राइट। एंड द थर्ड थिंग कि ये भी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब हुआ, ठीक है। औरंगजेब की डेथ को ध्यान में रखिएगा, जी ये औरंगजेब की जो डेथ है ये 1707 के अंदर हुई, ठीक जी। है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यानी डिक्लाइन का जो खास ताल्लुक है ना वो औरंगजेब की डेथ के साथ, ठीक जी है, सो प्लीज रिमेंबर इट। तो ओके। अब समझते हैं कि इसके पीछे जो कॉजेस थे, देखें दोनों कॉजेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो मैं कह सकता हूँ कि इट वाज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे कुछ इंटरनल वीकनेसेस भी हैं, ठीक है, और जी प्लस कुछ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किस्म का प्रेशर भी था जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। ये दो चीजें हैं, मतलब ये समझो कि कॉम्बो बन गया। ये जो जी डिक्लाइन है ये कॉम्बो था, बिकॉज कुछ हमारे इंटरनल प्रोसेसेस ऐसे थे, कुछ कमजोरियां ऐसी थी जिसकी वजह से हुआ, और कुछ एक्सटर्नल प्रेशर था जिसकी वजह से सारा सीन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम जायजा लेने के लिए जा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनल वीकनेसेस, ठीक है। वो इंटरनल वीकनेसेस क्या क्या है। अब देखें इंटरनल वीकनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है। कुछ औरंगजेब की पॉलिसीज हैं, ठीक है, जी और कुछ जो है वो क्या कहते हैं, कुछ आपस के सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे जो हमारे ही किंग्स और हमारे एम्परर्स के दरमियान हुए, और जी कुछ ऐसे सक्सेसर्स थे जो इनइफेक्टिव थे, उनकी चीज उनकी वजह से कुछ लोकल पावर्स बहुत ज्यादा राइज हो गई थी ना। तो अगर हम जी। इंटरनली इसको एनालाइज करें, लेट सपोज मैं यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जरा गौर कीजिएगा आप। सबसे पहला औरंगजेब की पॉलिसीज है, औरंगजेब की पॉलिसी। ठीक है, और आप कह सकते हो। जी सक्सेशन डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था कि सक्सेशन। सेकंड वो जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स है ना वो आ रहे हैं, ठीक है, जी ठीक है। जी। और एक चीज इसमें और ऐड कर दें, और क्या हो सकता है सक्सेशन डिस्प्यूट्स के साथ साथ, इसके वो अंदर आपको ये भी आ सकता है कि जो ऐसे लोकल सक्सेसर, इन्वेजन्स, मतलब वो जो राइज हो गई थी प्रिंसली वो भी है, स्टेट्स। आप ये भी कर दें इनफेक्टिव सक्सेसर्स भी थे, इनफेक्टिव ठीक है। सक्सेस। और हाँ, राइजिंग ऑफ लोकल पावर्स भी आ जाएगा इसके अंदर, जी। ठीक है। और सोचें जरा क्या आ सकता है इसमें, ठीक है, लोकल और पावर्स, आई थिंक इसके अलावा तो नहीं कुछ भी, जी इंटरनल में इतना काफी है, जी ठीक है। कुछ औरंगजेब की पॉलिसीज थी, कुछ डिस्प्यूट्स थे जो सक्सेशन के हवाले से थे, कुछ सक्सेसर्स थे बहुत ही इनफेक्टिव थे लेकिन वो चाहते थे पावर गेन हो जाए, कुछ राइजिंग ऑफ लोकल पावर्स था। और एक्सटर्नल प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर मैं लिख सकता हूँ लाइक, जैसे कि जो फॉरेन इन्वेजन्स आए ना, पर्शियंस जी ने अटैक किया, नादिर शाह ने, अफगान्स आए, तो पहली चीज इसमें हो सकती है फॉरेन पावर्स या फॉरेन
फॉरेन इन्वेजन हो सकता इन्वेजन। है, जी ठीक है। प्लस इसमें और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, यस यस जी, यस। ईस्ट इंडिया जैसे कि कंपनी। EIC का भी इसमें एक बहुत जबरदस्त किस्म का रूल आ जाएगा, जी ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा यार, क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं ना, ब्रिटिश जी, एक्सपेंशन, ब्रिटिश एक्सपेंशन। यस, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपेंशन एक बहुत जी ही अहम फैक्टर है। और जी ब्रिटिश एक्सपेंशन के साथ साथ एक चीज और भी है, लाइक ब्रिटिश एक्सपेंशन में कुछ मेडल्स भी आ गई थी ना, जैसे बुक्सर आ गई, प्लेसी आ गई, मेजोर जी आ गई, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉलिटिकल टूल्स थे जो इस्तेमाल किए गए, जैसे आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन लैब्स, जी, ठीक है। डॉक्ट्राइन लैब्स। हाँ, फैक्टर्स भी थे कुछ, या पॉलिटिकल टूल्स आप ले लो, वो इस्तेमाल किए गए मुगल्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। जी, और वो क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन लैब्स एंड क्या कहते एनएस सेशन हैं, वाले भी तो था। डिवाइड एंड रूल, हम्म, जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने यूनिटी को तोड़ के रूल करना चाह रहे थे। हाँ, एक फैक्टर और भी है, वो है NWFP, और जो ट्राइबल एरियाज थे वो भी संभाल किए गए, वो भी एक एक्सटर्नल प्रेशर था, ठीक है। ओके। NWFP पता नहीं क्या होता है? NWRP नहीं, मैंने नहीं सुना नहीं। कि पाकिस्तान के अंदर सूबा है KP के, जी याद है? जी जी। और वहां के कुछ ट्राइबल्स थे, उनका मसला था, ओके। उनका भी एक एक्सटर्नल प्रेशर था, जिसकी वजह से सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ। और बस ये है मेरे ख्याल से ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इतना ही काफी होगा, ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमने हाईलाइट करनी है। अब सबसे पहले हम चल लेते हैं इंटरनल वीकनेस की तरफ। इंटरनल वीकनेसेस। ओके। इंटरनल वीकनेस के अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं औरंगजेब भाई की पॉलिसीज को, ओके। ठीक है। अब औरंगजेब पॉलिसीज आपके जहन में कुछ है तो बताएं, लाइक और आपसे अगर जैसे मैं, जैसे मनसबदार। जहां तक मनसबदार वाला हो गया, ठीक है। जैसे एक एक वो था ना, कि औरंगजेब वॉज वेरी डेवोट मुस्लिम, मतलब जी उसने जिजिया टैक्स लगा दिया था। जी, जिजिया जिजिया टैक्स लगा दिया था। हाँ, जी टैक्स बाय द नॉन मुस्लिम्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। और जी इसने बहुत सारे, हाँ, औरंगजेब की एक बात और भी है, ही डिस्ट्रॉयड मैनी हिंदू टेम्पल्स, जी एक बहुत टेम्पल्स को उसने ब्रेकअप भी किया था, और उसी का बदला आज हिंदू जो है ना बाबरी मस्जिद तोड़ के ले रहे हैं, ठीक है। जी। और उसकी बट वजह फिर, हाँ, बहुत सारे जो, जैसे मिसाल के तौर पर इसके ऐसे बहुत सारे जो हिंदू सब्जेक्ट्स होते थे ना, जैसे कि राजपूत हो गए। अब जी होता है, राजपूत एक बहुत ही लड़ाका हिंदू कौम होती है, तो जी राजपूत जो है वो स्पेशली उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को एलिनेटेड फील कर लिया था, वो समझते थे हम आउटसाइडर हैं, और फिर दुश्मन बन गए थे वो मुसलमानों के। और फिर वो जी रेबेलियंस की तरफ आ गए थे ना, दुश्मनी की तरफ आ गए थे, क्योंकि जो राजपूत नेशन है ना, दुश्मनी में बहुत माहिर होता है, ठीक है। जी तो ये राजपूत, सही। दूसरा जो है, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसको हम रिलीजियस इंटॉलरेंस कह सकते हैं, है ना, जी रिलीजियस इंटॉलरेंस। इसमें आ जाएगा आपका जिजिया वाला मामला, जिजिया टैक्स। प्लस और ब्रेकिंग वो ब्रेकिंग टेम्पल्स। टेम्पल एंड मेकिंग मॉस्क, क्योंकि ये किया था ना ऐसे मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह क्या कहते हैं, हाँ, लेकिन भाई मस्जिदें बनाई जाती। किसी किसी हिंदू के सामने बोलने की नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदुओं को ये पढ़ाते हैं कि यार तुमने हमारे मस्जिदें तोड़ी हैं। ये बात सच है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन हम हिंदूज के सामने ये बात नहीं बोलते, ठीक है। नहीं जी जी, तो लेकिन ये इसमें, लेकिन अब ट्रुथ को कौन छुपा सकते, ये तो है ना, कुछ तो हुआ छुपा था नहीं ना सकते, ऐसा। लेकिन हमें कुछ हिकमत अमली के तहत जस्टिफाई करना पड़ता है ना चीजों को। जी अब वो देखें, वो इंडिया के अंदर बहुत सारी, अभी एक मस्जिद को टेम्पल में बदल दिया, पता है आपको, बहुत बड़ी मस्जिद थी, जी वहां पे टेम्पल के अंदर उसको चेंज कर दिया, जी, ठीक है। बाबरी मस्जिद का तो आई थिंक सी, आई बाबरी थिंक, मस्जिद का तो है। अच्छा, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से? नहीं मैं तो पाकिस्तान से ही करता अच्छा, हूँ। पाकिस्तान से, ठीक है, ठीक है, सही है, गुड है, ठीक है। एक इंडियन स्टूडेंट भी था ना, तो मैं बड़ा संभल के बोलता था उसके साथ। अच्छा। अच्छा जी, तो बात ये है कि असल में वो भी मुस्लिम्स हैं, लेकिन मसला ये है कि वो डरते हैं वहां पे ना, खुल्लम खुल्ला बात करने से बहुत डरते हैं, वो बोलते हैं हमारे जी लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जी तो डेट इज वाई। तो ये जो ना, ये चीज फिर थोड़ा सा रेबेलियंस की तरफ चली गई थी जी औरंगजेब की, ठीक है, मतलब कन्वर्टेड टू रेबेलियंस, ठीक हो गया। जी तो ये सारी चीजें औरंगजेब की पॉलिसीज आ गई। अब जी इसके अंदर दूसरा जो है, मतलब इसको हम रिलीजियस इंटॉलरेंस कह सकते हैं। दूसरा जी। आपका आ जाएगा मिलिट्री के हवाले से। आपको पता है कि मिलिट्री। औरंगजेब ने 25 ईयर्स अपनी लाइफ के जो ना वो जंगों में दिए, जी 25 ईयर्स, ठीक है।
जी। बहुत होते हैं 25 ईयर्स, यानी आधी जिंदगी। ठीक है, ही गेव 25 ईयर्स इन मिलिट्री लाइफ इन वॉर। ओके। ठीक है, तो जी। डेट इज वाई। अब इसमें हो क्या रहा है कि 25 ईयर्स वो लड़ता रहा, किन लोगों से लड़ता है, कि जो मराठे थे। ठीक है, मराठा। दक्कन के अंदर, हैदराबाद दक्कन के अंदर जी। क्या कहते हैं, जो मराठास होते थे, जी। वहां उनसे बहुत जंगें हुई औरंगजेब की। जी। ठीक है, तो डेट इज जी। वाई एक एक मसला रहा। ठीक है, और इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना मसले मसाइल हुए, और मुगल एम्पायर वीक हुआ। जी। ठीक है, तो ये जो वॉर्स थी ना, ये आपको पता है ये टू मच एक्सपेंसिव थी। जी। ठीक है, और ऑलमोस्ट इनसे कुछ नहीं हुआ, इसने फिर मुगल्स को ना बिल्कुल खाली कर दिया था। जी। ठीक है, हम इस पे लिख सकते हैं कि टुक टू मच कॉस्ट, और फिर इसका इम्पैक्ट हुआ कि मुगल्स एम्बिटी हो गए थे। मुगल्स जी। ट्रेजरी कहते थे ना, जी। ट्रेजरी बिकम एम्प्टी। ठीक है, जी। तो ये चीज है, राइट। एक चीज और भी है औरंगजेब का, हम इसमें ये भी ला सकते हैं बात कि 1707, ठीक है, जी। अब होता है औरंगजेब की डेथ हो गई। जी। तो एम्पायर आपको पता है कि बहुत बड़ा था, इट वाज लार्जेस्ट। और ये काबुल से लेके चीटागोंग तक, काबुल आपको पता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान। चीटागोंग बांग्लादेश के अंदर है। तो जी। काबुल से लेके चीटागोंग तक फैला हुआ था ये। तो यहाँ पर जी। एडमिनिस्टर करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, जी। मतलब चीजों को एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, या एक कंट्री को, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। बिकॉज जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन बहुत वीक हो गई, स्लो हो गई, और बहुत मन लगते थे कोई भी मैसेज सेंड करने में या रिसीव करने में। सो डेट इज वाई वास्ट एम्पररशिप की वजह से भी एक मसला हुआ। ठीक है, वास्ट एम्परर। ठीक है, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि मतलब बाय 1707, और जो मुगल्स थे, या जो एम्पायर था, वो एक्सपेंड था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने, काबुल, या अफगानिस्तान भी कर सकते हैं, काबुल से काबुल चीटागोंग तक। चीटा कौन, या तो ये भी लिख सकते हैं अफगानिस्तान टू बांग्लादेश हाँ, नावडेज। कम्युनिकेशन वीक हो गई या स्लो हो गई। ठीक है, जी। इसी तरीके से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, जी। डिस्टेंस टू ट्रेवल, डिस्टेंस। एंड लाइक एंड सेंडिंग मैसेजेस, बहुत स्लो बात होती थी। और जी। किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी को कहीं भेजना है, तो उसके लिए बड़े मसले होते थे। ट्रूप्स को भेजने में मंथ्स लग जाते थे। ठीक है, रेबेलियन को, जी। किसी भी रेबेलियन से, मतलब कैपिटल कहाँ था, दिल्ली था, दिल्ली से बहुत जी। दूर है। जी। तो हम लिख सकते हैं टुक टू मच टाइम टू स्टॉप रेबेलियन। ठीक है, बाय सेंडिंग ट्रूप फ्रॉम कैपिटल, जी। ये बड़े मसले होते थे। लेकिन औरंगजेब ने इसका सॉल्यूशन भी निकाला था ना कि क्या निकाला था, उन्होंने मनसबदार पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन वो भी हाँ फेल हो हाँ, गई थी क्योंकि वो फेल हो गया मनसबदार था ना, वो फेल हो गया था। करप्ट हो गए थे मनसब ना, क्योंकि मनसबदार। करप्ट हो गए थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, मिलिट्री लाइफ की भी हेडिंग बना देते हैं। ओके। ये चीजें मैं बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ना फिर आसानी हो जाए। जी। ठीक है, और वास्ट टेम्परर ये एक अलग फैक्टर है। अच्छा। ठीक है, और हाँ, ठीक है, ये सारी चीज आ गई, ये इंटरनल जी। वीकनेसेस के अंदर आ रहा है, जी। सबका सब। ठीक ठीक है, है। फिर दूसरा रीजन क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। एक तो हो गया औरंगजेब की पॉलिसीज, इसको नंबर 1 कर देते हैं। और नंबर 2 आपका हो जाएगा, क्या था सक्सेशन नंबर 2? सक्सेशन हाँ, सक्सेशन डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स। और इसको हम मर्ज कर देते हैं, हाँ, इनफेक्टिव सक्सेसर्स। ठीक है, अब इसमें जी। हो क्या रहा था, इसको भी जरा समझ लें। पहली बात तो ये देखो, मैं कह सकता हूँ कि देयर वाज नो फिक्स रूल अबाउट हु शुड बिकम द नेक्स्ट एम्परर। पता ही नहीं था जी। कुछ, नेक्स्ट कौन जी। आएगा। मतलब जी। एवरी टाइम अ रूलर डाइड हिज सन्स फॉर ब्लडी ब्लडी वॉर। जी। मतलब बेटों में फॉर जंगे द। हो जाती थी, जंगे हो जी। जाती थी बेटों में। जी। मतलब ब्लडी वॉर से मुराद, उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होता था, डेथ होती थी। और थ्रोन के लिए जो है ना, वो अपनी लाइफ के ऊपर लड़ रहे होते थे,
ठीक जी है, और पैसों को भी बर्बाद कर होते थे और जंगे भी हो रही होती थी। जी तो आपको पता है इसके अंदर पहली रीजन तो ये आ सकती है कि देयर वाज नो लॉ ऑफ सक्सेशन, जी कोई कानून था ही नहीं, नो नो लॉ नो रूल फॉर सक्सेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और प्लस इसके अंदर आ जाएंगी ब्लडी वॉर्स ब्लडी अमंग वॉर सन्स, अमन फॉर द थ्रोन। हाँ, ऑफ लास्ट एम्परर फॉर थ्रोन। ठीक है, एक तो जी ये रीजंस हैं। ठीक है। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ रूलर्स बड़े वीक होते थे। जी औरंगजेब गया तो आफ्टर औरंगजेब जो लेटर मुगल्स थे वो बहुत लेजी थे और प्लेजर लेविश। सीकिंग थे। हाँ, लेविश जी लाइफ गुजारते थे, मतलब दे आर जी इंटरेस्टेड ओनली इन एंजॉयिंग लाइफ रदर देन द वर्किंग हार्ड। जी 10 years हो गए, 10 years आफ्टर औरंगजेब दे 10 साल गुजर गए। 12 डिफरेंट पीपल क्लेम टू बी एम्परर, 12 लोग दावेदार आए कि हम एम्परर बनेंगे। ठीक अच्छा। है, तो जी दूसरा जो है ना वो आपका आ जाएगा वीक रूलर्स का। ठीक है, ओके। और इसमें मैं आपको बता चुका कि कितने मामला रहे, किस कदर जो ना इसमें मसाइल हुए कि पहली बात तो आफ्टर औरंगजेब जो आया, ठीक है, जी लेजी या लेविश कह लो आप, या प्लेजर लविंग लविंग रूलर किस्म के लोग आ गए मनसब पर। जी और 12 क्लेम्ड फॉर एम्पररशिप। बस उनका जीना मरना ये था कि मैं बादशाह बना दूं। जी ठीक है, थर्ड वन मैं कह सकता हूं कि नोबिलिटी बहुत ही करप्ट थी। नोबिलिटी वो ग्रुप होता है जो हाईएस्ट सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बादशाह के आसपास के लोग होते हैं, जो आप बोले थे ना मनसबदार। जी ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा करप्ट नोबिलिटी। ये तीसरे पे निकाल रहा हूं मैं। हाँ, एक सेकंड, करप्ट और डिफॉल्टर नोबिलिटी थी। नोबिलिटी ओके। नोबिलिटी समझा दिया ना मैंने कौन सा ग्रुप होता है, जी ये जी मनसबदार होता है, मनसबदार। या जो हाईली बैकग्राउंड, जो हाई क्लास बैकग्राउंड जो लोग होते हैं। ठीक है, जी मतलब जैसे दे मान बिकेम। लीजिए उनके कहते हैं उनके पास सोशल पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है जिनका, या हाँ तो बिल्कुल, पॉलिटिकल उनकी रूलिंग क्लास कास्ट होती के है, होते हैं। रूलिंग क्लास। रूलिंग जी क्लास और मनसबदार जो होता है ये सिस्टम ऑफ रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिलिट्री कमांडर्स होता है। ये जी चाहते हैं टू इंक्रीज देयर ऑन पावर रदर देन सर्विंग द एम्परर। ये सिर्फ अपनी जी पावर को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, जी मतलब विलिंग टू इम्प्रूव देयर ऑन होल्ड एंड पावर रदर देन rather than emperor। वर्किंग सिंसियरली फॉर एम्परर। समझ आ गई? तो एक जी करप्ट किस्म की नोबिलिटी थी जिसकी वजह से मसले मसाइल हुए, और जो मनसबदार थे वो। थर्ड रीजन जी आपको पता है, लोकल पावर्स बढ़ गई थी। लोकल पावर्स बढ़ गई थी, लाइक मराठास और राइजिंग सिख ऑफ दी सिख। लोकल पावर्स। जी ठीक है, अब लोकल पावर्स के अंदर यू नो वेरी वेल कि जो मराठास थे, आपको पता है मराठास जो है ये शिवाजी के मानने वाले थे, जो चैरिस्मेटिक जो हिंद लीडर था हिंदुओं का। जी ठीक है, हिंदू 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 स्टेट थी ना मराठा। हाँ, और मराठास क्या मतलब कहते ये कौम है एक, और ये शिवाजी को फॉलो करते हैं, हिंदू के शिवाजी को फॉलो करते हैं, और ये पावरफुल हिंदू जो ना मतलब समझ लो कि साउदर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर मराठास बहुत पावरफुल थे, जी और वो बार बार चैलेंज करते थे मुगल्स को। जी ठीक है, तो इनकी पावर बहुत ज्यादा राइज हो रही थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइक मराठास, ठीक है, ये जी फॉलोवर थे किसके, और शिवाजी। शिवा ठीक है, और ये जी सेंट्रल इंडिया में एंड वेस्टर्न इंडिया में सेंट्रल नहीं, सेंट्रल में और साउदर्न इंडिया में। और साउदर्न ठीक है, इंडिया में। ओके। हाँ, साउदर्न इंडिया में बहुत बहुत पावरफुल थे। साउदर्न इंडिया मतलब वो पाकिस्तान वाली साइड पे आ जाती है ना। हाँ, अच्छा, इतने पावरफुल थे कि कॉन्स्टेंटली ये चैलेंज कर रहे थे मुगल को। जी ठीक है, ये तो जी मराठों की पावर हो गई। जी दूसरा जो ग्रुप था मेरे भाई, वो सिखों का था। सिखों ठीक का है, था। सिख आपको पता है सिख कौन होता है, पता है ना भाई? जी जी पता है। कौन होता है?
सिख क्या कहते हैं, सिख का भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं हिंदू जैसी, जैसे हाँ, कि हिंदू से नहीं होती, वो शक्ल में मुसलमानों में से लगते हैं जी भाई। पंजाब के अंदर जो है ना सिख वो एक डोमिनेंट फोर्स है, और जी इवेंचुअली उन्होंने जो है ना वो मतलब अपना एम्पायर भी बनाया हुआ था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में। महाराजा जी रंजीत रंजीत सिंह जो था ना, वो जी सिखों का एक वो था, बहुत बकायदा बड़ा रूलर था, रूलर लीडर था। था। जी हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ इन पंजाब दे आर दे वर पावरफुल फोर्स। ठीक है, सिखों की बहुत पावर थी, और इवन दे ऑल्सो रूल्ड अंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा कौन था, रंजीत सिंह। रणजीत सिंह। ठीक है, तो ये राइजिंग ऑफ लोकल पावर्स, इसकी वजह से भी बड़े मसले मसाइल हुए। जी चौथा इंटरनल फैक्टर रणजीत। क्या था? हम्म चौथा इंटरनल फैक्टर वो क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक इसके अलावा तो कोई नहीं होगा ना, नहीं एक्सटर्नल इसके रीजन आ अलावा। जाता है। जी आप देख लीजिएगा, अच्छा। मेरे हिसाब से इनके अलावा और कोई भी नहीं। जी अच्छा, रणजीत सिंह एक टाइम पे इतना भी पावरफुल हो गया था, उसने शायद दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था एक दो दफा। हाँ, हमने पढ़ा होगा ना सैयद अहमद बरेलवी जी क्या सैयद इसमें, अहमद बरेलवी। तो वो रंजीत सिंह के तो सारे मामला थे, बादशाही मस्जिद को भी कैप्चर किया, और जो है ना वहाँ पे घोड़े बनवाए स्तबल के अंदर, बहुत सारे मामला आपने देखे होंगे। अब जी देखिए फॉरेन इन्वेजन, एक्सटर्नल में सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन आ रही हैं, पर्शियंस आए, अफगानीज आए यहाँ पर। जी ठीक है, जैसे लेट सपोज और यहाँ पे लिख देता डच। हूँ। अच्छा हाँ, डच। ये हम इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे, डच भी आए थे क्योंकि, नहीं, डच का और नहीं वो करें, क्या कहते डच का नहीं हैं करें। क्योंकि, अच्छा डच का नहीं करें क्योंकि डच और इनके बीच में भी फाइट्स हुई थी ना, डच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। हाँ हुई थी, लेकिन देखो वो हमारा मैटर नहीं था, उसका ओके इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। पर्शियंस ओके। जो है ये 1738 में आए थे। नादिर जी शाह लीडर था पर्शिया का, उसने 1738 में इंडिया पर अटैक किया था। ठीक है, इन जी 17 ईयर्स लाजमी याद रखिएगा, नादिर शाह इन्वेडेड। जी। और नादिर शाह अच्छा जो था ना, वो उसने ऐसे ही नहीं याद, जी जी बोले। उसने हेल्प भी की थी पहले नादिर शाह ने, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ ना कि ये तो डिक्लाइन कर रहा है और हम इससे फायदा उठा सकते हैं, तो फिर उसने भी इन्वेट किया था नादिर शाह ने। या एग्जैक्टली exactly, नादिर। यही हुआ था। ठीक है, उसने जी मुगल आर्मी को डिफीट किया और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, लेकिन जी वो बहुत सारा सोना और ज्वेलरी यहाँ से उठा के ना वापस चला गया था। जी उसके अंदर एक बहुत बड़ा पीकॉक थ्रोन भी था ना, वो भी ले गया था अपने साथ। जी जी। दिल्ली के अंदर मोर का ना पूरा एक सोने का वो बना हुआ था स्टैच्यू, दिल्ली के अंदर। पीक ऑफ थ्रोन और एक हाँ, कोहेनूर, लेकिन कोहेनूर कोहिनूर। दोबारा कैप्चर्ड हो गए। हाँ, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि नादिर शाह ने इन्वेड किया था, और क्या कहते हैं, डिफीटेड मुगल आर्मी, जी और कैप्चर्ड दिल्ली ऑल्सो, ये भी लिखिएगा, ओके। प्लस लूटेड गोल्ड इंक्लूडिंग पीकॉक। इंक्लूडिंग पीक ऑफ थ्रोन। ठीक है, अच्छा जी एक और था, अफगानीस। अफगानीस इन्वेजन भी अफगानी। हुआ, जी अफगान। अफगानी इन्वेजन। ठीक है, अफगान से आपको पता है 1747, दो दफा आए अफगान, एक जी 1747 में भी आए, और एक 1769 में भी आए। और वो जो जी लीडर था वो अहमद शाह दुर्रानी था। ठीक है, जी अहमद और शाह उसने इंडिया में दुर्रानी। 10 टाइम्स इंडिया के अंदर इन्वेट इन्वेट किया, किया। 10 टाइम्स, लेकिन आखिरी दफा उसने अच्छा किया था 1761 के अंदर, उसने मराठास को डिफीट कर दिया था, थर्ड बैटल जी ऑफ पानीपत के अंदर। और जी लोकल पावर जो थी ना वो वीक कर दी थी उसने, और ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश की मदद की थी उसने, उससे ना ब्रिटिश पावरफुल हो गया था। और ठीक है, जी तो यह बता सकते हो कि 1747 जी। अफगान का लिख देता हूँ मैं। अच्छा यही वो था ना, अफगान का लीडर क्या था, अहमद शाह दुरानी, जिसको शाह वलीउल्लाह ने बुलाया था पहले। हाँ, शाह वलीउल्लाह ने बुलाया था ना, क्योंकि शाह वलीउल्लाह समझते थे यहाँ के लोकल पावर्स तो इतने वो नहीं है, यहाँ के जो जी हमारे मुगल्स हैं वो इतने नहीं है कि उनको बर्राडास को कवर अप कर सके ना, जी और दैट इज वाई उन्होंने फिर अहमद शाह दुरानी को बुलाया। जी। इन्वेडेड बाय अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं इसको, अहमद शाह और दुर्रानी दुरानी। भी कहते हैं। जी। ठीक है, अच्छा ये अफगानिस्तान से अच्छा आया जी। अच्छा। पहले जी, इसने, अहमद शाह दुरानी जो अफगान किंग था, इसने पहले इन्वेट किया था या पहले मुस्लिम्स की हेल्प की थी?
इन्वेड किया था पहले। पहले इन्वेट पहले किया था। इन्वेड किया था जी। उसके बाद ये 1761 के अंदर आए थे, वहां पे मराठास को डिफीट किया था। ओके। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। ओके। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1761 अटैक। और 1762 में शाहबलूला का इंतकाल हो गया था। जी। ठीक है। जी। एंड हेल्प ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। ये हो गया अफगान्स का। अच्छा, अब जी। आगे चलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर। एक एक और भी है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जी। EIC का, आपको अच्छा, पता होगा। इन्होंने ये जो ये आपने लिखा ब्रिटिश हेल्प की थी, लेकिन ये इंटेंशनली तो नहीं थी ना ये हेल्प? इंटेंशनली मतलब नहीं थी, लेकिन वो अनइंटेंशनली इनकी मदद हो गई थी, जी, क्योंकि वो EIC। कोई और पावरफुल स्टेट असल थी में नहीं अभी हाँ, इंडिया में। कोई और पावरफुल स्टेट नहीं थी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो जी। आपको पता है EIC जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी ना भाई। जी। और मतलब मोनोपोली इनकी ये थी कि मतलब उनको एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए थे ट्रेड के ना, खास खास इलाकों में। जी। क्वीन एलिजाबेथ जो पहली क्वीन थी ना, फर्स्ट, जी। उसने 1600 में उन्होंने मोनोपोली दे दी थी और कहा था कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, एक्सक्लूसिव राइट दे जी। दी, आप दुनिया के किसी भी इलाके में जाके ना आप ट्रेड कर सकते हो। समझ ओके। आ गई? तो ये जी। एक प्राइवेट कंपनी, ये ट्रेडिंग मोनोपोली थी इनकी ना। ठीक है, उसके बाद आपको पता है मुगल आर्मी स्किल्स जो थी वो आपको पता है आहिस्ते आहिस्ते डिक्लाइन कर रही थी। तो जी। ब्रिटिश, आपको पता है ब्रिटिश के पास फिर वेपन्स अच्छे थे, मॉडर्न वेपन्स होते थे। और इनके पास जी। जो सोल्जर्स होते थे, दे हैव हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स। क्योंकि हाईली जी। ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं वो उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से थे। सो डेट जी। इज वाई उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल किस्म की ना फोर्स रखी हुई थी। तो डेट इज वाई मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू कर दिया। जी। और और तीसरा इनके आप इसमें ये पास बता सकते हैं। फंड्स भी ज्यादा थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी उनकी तो। हाँ, फंड्स भी ज्यादा थे। फंड का भी आप लिख सकते हैं। और मुगल्स जो थे ना, आपको पता है कि उन्होंने कोई नेवल फोर्स नहीं बनाई थी। जी। ठीक है, जो शिप्स के ऊपर बकायदा फाइटिंग करे समंदरों के ऊपर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेवल फोर्स बना ली थी अपनी। ठीक है, जी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश को जो ना समंदर के ऊपर एक कंट्रोल मिल गया। और जी। उनके पास फिर और आदमी आ गए, उनके पास सप्लाईज ज्यादा आ गई, जब भी इनको जरूरत पड़ती थी इनके पास सप्लाईज आ जाती। तो ये जी। तीन चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी में बता सकते हो कि ये एक ट्रेडिंग मोनोपोली इनके पास मिली थी बाय बाय क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, जी। एलिजाबेथ की स्पेलिंग और ये वन वन वाली। इंट्रोड्यूस 1600 में आई थी है ना? हाँ, फिर इसके बाद इसके अलावा इनके पास मोर पावरफुल सोल्जर्स थे। जी। ठीक है, प्लस अपडेटेड एंड मॉडर्न किस्म के वेपन्स थे। जी। मॉडर्न वेपनरी। फिर इनकी क्वालिटी भी चीजों की अच्छी थी, जी। प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वॉस वो होता है ना अफोर्डेबल। जी। अच्छा, इसकी वजह से ही तो क्या कहते हैं इंडिया में क्या कहते हैं वो इंडस्ट्रीज क्रैश हो गई थी क्योंकि हाँ, बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। ठीक है, और नेवल फोर्स इनके पास थी, और स्किल्ड जी। लेबर इनके पास थी। ठीक है, बस ये सारी जी। चीजें। जी। तो ये आप बता सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये कुछ था जिसकी वजह से वो पावरफुल हुए। अच्छा, ओके। एक और है, नेवल फोर्स वाला हो गया ना, समंदर के ऊपर कंट्रोल हो गया इनका। तीसरा फैक्टर आ जाएगा ब्रिटिश एक्सपेंशन। जी। ब्रिटिश एक्सपेंशन। अच्छा, ब्रिटिश एक्सपेंशन अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। लोग कर देते हैं इसको मिक्सअप, ये नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश एक्सपेंशन जो हुआ है ना, देखो जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर है ना, वो अलग जी। है। ब्रिटिश एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ 1715 से 1850 तक, पूरे 100 साल का। मैं लिख 1750 देता हूँ, 1750 से 1850 तक ये ब्रिटिश एक्सपेंशन रहा। ठीक है, ओके। इसको ध्यान में रखिएगा, ये अलग है। जी। अच्छा। अच्छा, ब्रिटिश एक्सपेंशन के अंदर के ब्रिटिश यूज्ड बोथ फोर्सेस लाइक मिलिट्री फोर्सेस आल्सो, ब्रिटिश के पास थी। और इनके जी। पास डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी।
क्लेवर किस्म की डिप्लोमेसी थी, बहुत डिप्लोमेटिक होते थे एनेक्स करने में। एनेक्स यू नो ना कि टू टेक कंट्रोल ऑफ अ टेरिटरी और एड इट टू वन ऑन्स कंट्री। जी ठीक, कोई भी एरिया है उसकी एनेक्सेशन का मतलब ये होता है कि उसको उसकी टेरिटरी को पहले तो आपने कंट्रोल कर लिया और उसको अपने जी मुल्क के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, जी तो ब्रिटिश जो थे वो एक्सपेंडेड ऐसे ही हो रहे थे, उन्होंने जी मिलिट्री फोर्स को भी इस्तेमाल करा और डिप्लोमेसी को भी इस्तेमाल करा। ठीक है, जी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यूज्ड बोथ पावर्स। पहले इन्होंने आर्मी को यूज करा या फोर्सेस को, जी और प्लस डिप्लो क्लेवर कैप डिप्लोमेसी, ये ओके दोनों है। अब मिलिट्री के जी अंदर देखें इनकी बैटल्स हुई। जी ठीक है, बैटल्स आपको पता है कौन कौन सी इन्होंने लड़ी है। सबसे पहले जी जंग कौन सी हुई थी? प्लेसी, प्लेसी 1757। जी ठीक है, बैटल प्लेसी 70, देखो ना 1750 से इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया, तो जी 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हो गई थी। ठीक है, जी यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट बैटल ऑफ प्लेसी 1757। ठीक है, और यू नो के इसके अंदर फिर इनकी दूसरी बैटल हुई थी बैटल ऑफ बुक्सर। अच्छा, प्लेसी के अंदर आपको पता है कि जो इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसने जी सिराजुद्दौला को, जो बंगाल के नवाब थे, इनको डिफीट कर दिया था ना। ठीक है, जी और नवाब का जो अपना जनरल था, क्या नाम था उसका? मीर जाफर। मीर मीर जाफर जाफर ने बिट्रे किया था। ठीक है, तो जी इसमें मैं बता सकता हूँ कि बैटल ऑफ प्लेसी के अंदर क्या हुआ था कि मीर जाफर बिट्रेड नवाब नवाब सिराजुद्दौला था ना, जी सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड हिम। ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लेसी के अंदर हो गया। दूसरा प्लेस होता है बुक्सर। जी बुक्सर का पढ़ा होगा आपने, अच्छा नहीं बैटल ऑफ बुक्स बुक्सर नहीं 1764 में हुई। 1764 में हाँ, बैटल ऑफ बुक्सर के अंदर भी यही सिनेरियो था। ठीक है, ओके इसमें ब्रिटिश ने जो ना कंबाइंड फोर्सेस, मतलब नवाब ऑफ फौज और मुगल जी एम्परर शाह आलम को इन्होंने डिफीट किया था। ओके शाह आलम टू। शालम टू इसकी वजह से जो ना ब्रिटिश, हाँ, इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो बंगाल और बिहार के मास्टर बन गए थे, रियल मास्टर्स। ओके बंगाल भी गया, बिहार भी गया। ओके समझ आई? जी तो दो दो फोर्सेस को, बड़ी बात थी भाई बैटल ऑफ बुक्सर के अंदर, दोनों फोर्सेस को क्लैश कर दिया उन्होंने, क्रश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जी पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। ब्रिटिश डिफीटेड नवाब, नहीं, एक सेकेंड, ये तो शाह आलम को किया था, जी शाह आलम टू और नवाब ऑफ औध। ठीक है, औध एक ओके जगह है। ब्रिटिश ने इनको डिफीट करा एंड कैप्चर बिहार एंड बंगाल। ठीक है, यहां से इनका और एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, जी मतलब ये रेल मास्टर होगा। फिर उसके बाद मैसूर वॉर हुई थी टीपू सुल्तान से, ये भी जी ऐड कर देता हूँ मैं 1799 में। ओके मैसूर भी कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर भी बिट्रे हुआ था। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर थे, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था उनको। ठीक है, तो टीपू जी सुल्तान को डिफीट किया और टीपू सुल्तान जो है फिर 1979 में फाइनली इनको किल कर दिया था। और इसकी वजह से, मैसूर की वजह से जो ना, अच्छा, ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट थे। टीपू सुल्तान की कभी अंग्रेजों से बनती नहीं थी, तो डेट इज वाई इनको हटाना बहुत जरूरी था रास्ते से। तो ब्रिटिश ने बकायदा उनसे जंग की और 1799 में उनको किल्ड कर दिया। उनको भी धोखा हुआ था। मीर सादिक, मीर सादिक नाम का शख्स था जिसने धोखा दिया था ना टीपू सुल्तान को, और वो फिर बकायदा नहीं लड़ पाए। फिर जो ना वो उनको डिफीट होगा। उसके बाद आ जाते हैं उनके पॉलिटिकल टूल्स। ये तो हो गया एनेक्सेशन वाला ना। ठीक है, उसके बाद जो है ना कुछ पॉलिटिकल टूल्स आ गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉलिटिकल ब्रिटिश का टूल्स या पॉलिटिकल पॉलिसीज मैं बताता हूँ, पॉलिटिकल टूल्स के अंदर पॉलिसीज भी आ जाएंगी। टूल, पॉलिसी भी एक टूल ही होता है। जी पॉलिसी बेसिकली एक टूल होता है ना। जैसे एक्सपेंशन के लिए उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज किया, यू नो। जी
जी, टू कैप्चर द लैंड्स ऑफ इंडियन। है ना। जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या हो रहा था, एक शॉर्ट ओवरव्यू से अगर हम चलें तो जी, ये डेल डेल हाउसी ने इंट्रोड्यूस किया था ना 1852 के अंदर। जी, ठीक है, मतलब ये हुआ था 1852 और बाय डेल डेल, हाउसी। ठीक है, और इसके अंदर सिंबल से ये हुआ था कि मतलब एनी प्रिंसली स्टेट वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इफ द रूलर डाइड विदाउट द डायरेक्ट हियर। जी, डायरेक्ट मतलब कोई भी हेयर, ऐसा शख्स नहीं है जो लीगली एंटाइटल्ड हो प्रॉपर्टी का या रैंक ऑफ, मतलब कोई भी, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है बादशाह का, जी, बेटा तो नहीं है। ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। तो जी, ये जो है ना, मतलब इसकी वजह से झांसी भी गया, औध भी गया। जी, ठीक है, ब्रिटिश ने इस रूल को यूज करके झांसी को एंड औध, और ओके, झांसी इंडिया के अंदर एक स्टेट है, इसको बकायदा कैप्चर कर लिया था। ओके, ठीक है, और झांसी की जो वो थी ना, रानी लक्ष्मीबाई का, पढ़ा आपने रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, रानी वो असल में लक्ष्मीबाई। उनका उनका ना रानी लक्ष्मीबाई जो ना एक खातून थी, उनका जी, कोई भाई नहीं था, तो उनकी जो अब्बू की सल्तनत थी ना झांसी, जी, वो उनको मिलनी थी। लेकिन जी, ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाई करके उनसे वो चीज ले ली। तो बकायदा अंग्रेजों से फिर वो लड़ने पहुंच गई थी, बकायदा आर्मी का ड्रेस पहन के मर्दों के रूप में ना वो लड़ने आई थी बकायदा। जी, जी, ठीक है, हाँ पढ़िएगा, इसमें आगे इंशाल्लाह डिटेल में आएगा। उसके बाद एक जी, और भी है, बहुत सारे लोकल रूलर्स होते हैं, इनको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि वो ट्रीटीज को साइन करें और ओके, अपने थ्रोन पर रहें, लेकिन पावर और कंट्रोल ब्रिटिश को देते हैं, यानी वो जी, नाम के पपेट बादशाह होते हैं। वगैरह बन जाते हैं। हाँ, मतलब इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। जी, मतलब इसमें क्या किया था, फोर्स्ड टू साइन एग्रीमेंट। ठीक है, टू टेक टू गिव पावर टू ब्रिटिश एंड ऑल्थो नॉट थ्रोन। ठीक है, ये हुआ था। तो ये अलग अलग टूल से जो इस्तेमाल एनेक्सेशन को भी इस्तेमाल किया गया। एनेक्सेशन के अंदर बहुत सारी, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान आता है, बहुत सारे सिंध जो था, अब उधर चार्लिस नेपियर जो था जी, उसने ठीक है, जो सिंध के जो आमिर्स होते थे ना, ठीक है, उनको जी, प्रोवोक किया, वॉर के अंदर जंगों में उलझा दिया। ठीक है, ताकि वो जी, अनेक्स कर सकें, और फिर ब्रिटिश ने जो ना, मतलब यहाँ की टेरिटरी को ले लिया था ना, डिफीट जी, अफगानिस्तान के बाद, तो सिंध को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था 1843 के अंदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख जी, सकता हूँ एक इनका टूल था एनेक्सेशन। एनेक्सेशन, इसमें इन्होंने सिंध लिया इन 18, 1843 अच्छा बाय चार्लिस। जी, ये एनेक्सेशन में ही करते थे। एनेक्सेशन के अंदर ये होता था कि वो टेरिटरीज को ना गेन कर लिया करते थे। जी, ठीक है, अच्छा, जैसे रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ, जी, तो ठीक है, उसका जो किंगडम था वो डिसऑर्डर में चला गया था, मतलब ओके, कंट्रोल नहीं था। फिर ब्रिटिश ने बकायदा जो ना दो एंग्लो सिख वॉर्स लड़ी और फिर पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी को अपने कब्जे में ले लिया। ओके, मैंने देखा कि मुगल के बाद कोई है ही नहीं, या जी, सिंध के जो आमिर्स थे वो जो ना जंगों में उलझे हुए हैं, तो उन्होंने सिंध को कैप्चर कर लिया। पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी 1949 में उन्होंने ले लिया। ठीक है, 43 में सिंध गया, और जी, 1849 में टुक एनडब्ल्यूएफपी एंड पंजाब ओके, आफ्टर रंजीत आफ्टर सिंह दैट, डेथ। ठीक है, समझ में आ गया। जी, तो ये चीज हो गई। तो उसके बाद एनडब्ल्यूएफपी का भी चौथा रीजन है, जो ट्राइबल एरिया से, आपको पता है ब्रिटिश बहुत परेशान थे क्योंकि रशियन एक्सपेंशन हो रही थी इंडिया की तरफ ना, क्योंकि आपको जी, पता है एनडब्ल्यूएफपी रशिया के थोड़ा सा करीब है, वहां पे जी, अजरबैजान आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है, तो वो रशियन एक्सपेंशन का वहां से खतरा था, तो उन्होंने फिर जो ना एक नेचुरल और साइंटिफिक बॉर्डर बनाया, इसको हम बोलते हैं डेवर्ड लाइन। जी, ठीक है, ये चौथा रूल बना एनडब्ल्यूएफपी और ट्राइबल एरियाज का, मैं कर लेता हूँ, ये चौथी रीजन है। जी, डबल लाइन बेसिकली एक, शायद क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में से एक छोटा सा इलाका है, छोटी सी मतलब। पट्टी है, छोटी सी पट्टी है, जी, जी, मतलब अगर वो हटा दो ना, तो हम बकायदा अजरबैजान से कनेक्ट हो जाए। जी, जी, ठीक है, तो एनडब्ल्यूएफपी और इसमें इन्होंने क्या करा, डेवर्ड लाइन, इसको हम ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं, जी, इन्होंने ड्यूरेंट लाइन वहां पे बना दी।
ठीक है, और 1893 में बनी थी ये लाइन। जी, क्योंकि पहले तो ये क्या कहते हैं डेविड लाइन थी, पहले पाकिस्तान का हिस्सा थी ना, जी हाँ। लेकिन बाद में ये एग्रीमेंट से फिर ये उसके पास चली गई थी, जब क्या कहते हैं हाँ सोवियत यूनियन और जी इन जी, वॉर्स खत्म हो गई थी। राइट। तो जो असल में डेविड लाइन को डेविड इसलिए बोलते हैं कि मोर्टामर डेविड था ना, उसने एग्रीमेंट जी साइन किया था अफगानिस्तान के रूलर्स के दरमियान कि बॉर्डर को फिक्स कर ले, जी उन्होंने साइन कर लिए। ठीक है, फिर ट्राइबल जो टेरिटरी थी ना इंडिया को, जो फेयर्स ट्राइब्समैन थे ना, जो मतलब जो कबायली लोग होते हैं, उनसे अलग जी करने के लिए ब्रिटिश ने एक बॉर्डर बेस्ड ज्योग्राफी बना दी, उसको वो फॉरवर्ड पॉलिसी कहते थे, ताकि जो ट्राइबल एरियाज है ना वो क्या कहते हैं अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, वो कभी ब्रिटिश टेरिटरी पे हमला ना करे, जैसे वो है ना आपका वजीरिस्तान वगैरह या जी फाटा। ठीक है, जी तो ये जो इलाके हैं ना असल में ये भी उसी पॉलिसी का हिस्सा है, उसी पॉलिसी ओ, का हिस्सा ही है। ठीक है, सो डेट इज वाई यहाँ पर ये इलाके ना बिल्कुल मतलब ये है तो अब जैसे फाटा है ना, फाटा और वजीरिस्तान, ये तो आते जी पाकिस्तान में ही है, लेकिन जी यहाँ पे इनके अपने रूल्स होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की ही टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, जी तो ये भी एक समझ लो कि एक टूल जो है ना इन्होंने इस्तेमाल किया था, और उस वक्त लॉर्ड लाइटन थे जो वाइस रॉय थे। ठीक है, जी तो इन्होंने कहा था कि हम जो है ना कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके तो ये सारी चीजें, तो यहाँ तक के हमारा एक जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो डिस्कस हो गया। ठीक है।